तो मैं भाषा सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम का आरंभ करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। सिटीजन कलेक्टिव दिल्ली की तरफ से ये जो आयोजन है, और मैं खाली 2-3 चीजें जरूर रखना चाहूंगी कि दिल्ली हिंसा को जब हम याद करते हैं, उसे मेरे हिसाब से दंगा नहीं कहना चाहिए, वो दंगा नहीं था। अगर दिल्ली हिंसा कहें, दिल्ली को जलाने की साजिश कहें, अंग्रेजी में उसके बरक्स कई शब्द हैं। हिंदी को वहां तक पहुंचना है, हिंदी में उस तरह का शब्द नहीं है, क्योंकि दंगा ये बताता है कि 2 समुदायों में टकराहट है, अपने आप हुआ, स्वतः स्फूर्त हुआ। और हम सब जानते हैं कि मामला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, इससे पहले भी जो इस तरह की हिंसा की वारदातें होती हैं, वो किस तरह से स्पॉन्सर्ड होती हैं, किस तरह से जो स्टेट है उसकी भूमिका होती है। तो दिल्ली को जब हम याद कर रहे हैं, देश की राजधानी को जो जलाया गया था, किस तरह से जलाया गया था, उसकी पीछे किस तरह की ताकतें काम कर रही थी, कौन सी वो सरकारें थी जो खामोश थी, ये सब याद करने का आज दिन बहुत जरूरी दिन है। क्योंकि जिस समय आज हम बात कर रहे हैं, उस समय जो लोग सोच रहे थे कि जो खामोश में है, जो सरकार चला रहे थे, जिन्होंने कोई भूमिका अदा नहीं की, जिस समय दिल्ली में बात हो रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, और एक तरह से जो जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर हमला है, वो बहुत तीखा और बहुत साफ है। और जो लोग सोच रहे थे कि ये उनका मामला है और हमारा मामला नहीं, शायद आज अगर 2023 में हम जमहूरियत का हाल देखें, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हाल देखें, तो उसके ऊपर जो हमला है, उस पर जो हमला करने वाले, उसकी जद में सभी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना, उन साथियों के बारे में बात करना, दरअसल लोकतंत्र में जो न्याय की मांग करने वाले चेहरे हैं, उन्हें इसको याद करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत मजबूती से, बहुत हिम्मत के साथ अपनी बात रखी, लोगों को बचाने के लिए सामने आए। हम सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से बहुत से लोग उस बात के गवाह रहे हैं, हमने देखा है, महसूस किया है कि आखिर कौन सी साजिश थी जिसके तहत दिल्ली जलाई गई। दिल्ली जलाने के नाम पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वे कौन लोग हैं? क्या ये वही रूल है, ये वही पूरा का पूरा शासन है जो हमने देखा कि भीमा कोरेगांव नाम पर जिस तरह की साजिश हुई, जिस तरह से हाथरस साजिश में हमारे पत्रकार साथी सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया, सारे लोग भूल गए कि हाथरस में हुआ क्या था, हाथरस साजिश हो गई थी। ये जो एक साजिश है जिसमें लोकतंत्र में आवाज उठाने वालों को खामोश करना, खौफजदा करना, इस साजिश पर बात करना बहुत जरूरी है। और इसे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, ये मुझे लगता है आज के वक्त की मांग है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज तमाम लोग जो इस पे बात करने आए हैं, वह पॉलिटिकल पार्टियों से उनका रिश्ता है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल क्वेश्चन में तब्दील किए राजनीतिक जो कैदी हैं उनकी रिहाई की मांग को, इस लड़ाई को और इस सवाल को जिंदा रखना, आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मैं सबसे पहले चाहूंगी कि इस मसले पर हमारे बीच केसी त्यागी जी हैं, जो जेडीयू के नेता हैं, राज्यसभा के भीतर रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों संघर्षों में बहुत मजबूत आवाज के तौर पर हमारे साथ रहे हैं। केसी त्यागी जी, अगर आप अपनी बात रखें, वहीं से अगर आप रख ले, आप आयोजक बताएं कैसे रहेगा। ठीक है, यही बेहतर, वो बेहतर ये बेहतर सर, क्योंकि सारी आईडीज नहीं है। मंच पे ऑडियो अच्छा मेरे सभी राजनीतिक साथी सभा में माइक कर दीजिए थोड़ा सा, हाँ ये भी नहीं रखिए। पत्रकार मित्रों, कलाकारों साथी, मैं इस संगठन के साथियों का धन्यवाद करने के बाद अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ।
आईडी सब एक साथ ही लगा दीजिए। वो लाइट भी कम है नहीं यही सही है सर, सर यही सही है। सर आवाज वो माइक, ये वाला माइक यूज हो जाएगा, ये वाला। मैं पीछे आवाज बढ़ाओ उसकी। अरे ये वाला माइक यूज हो जाएगा ना। हाँ मेरा 2 मिनट ले लीजिए ना भाई। ठीक है। वाले में ठीक है, परमानेंट यही हो जाएगा ना। अब तो टेम्परेरी नहीं बैठो यार, नहीं डिस्टर्ब कर दिया सामने। अरे यही अरे जाओ ना यार। आगे नहीं लगाना यार। भाई आगे क्यों जा रहे हो, पीछे आ जाओ। अरे जहाँ खड़े हो वहीं आ जाओ ना, इधर ही, इधर वहाँ आगे कहाँ पहुँच गए, थोड़ा सा साइड आ जाओ पीछे। और भी लोग हैं कि नहीं है? ये पीछे नहीं आ यार, यहाँ लगाओ पहले सेट कर लिया। आमा खां बखेला। ये तो होना ही था। ये पता नहीं वहाँ पहुँच गया। नवीन साहब ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया। छोटा सा वैसी वैसी डालो थोड़ा ऊपर उठाओ। चलिए साथियों, अब बैठो ऐसे क्यों हो गया? मेरा हटा के अपना लगा रहे तो ज्यादा नहीं है क्या? है ही नहीं, छोड़ना है इतना ही। केबल तो बहुत ले लो आप, ये बोलना अपनी तरफ ले लीजिए सर, अपनी हाइट करना सर, अपनी तरफ ले लो। ओके सर, अभी रुको आप। साथियों, लगभग ये मेरा भाव नहीं है, 50 नहीं मेरा भाव गिर रहा है। किसका ट्रैक उठाता हुआ हो गया है सवाल। मेरे जैसे पॉलिटिकल छोड़ के रखोगे इसमें नागरिक आजादी भी शामिल है क्या बचा है? और जो भाषा सिंह ने परिभाषित किया है, सुनियोजित तरीके से हमले भी शामिल है, न्याय ना मिलना भी शामिल है, मीडिया का सांप्रदायिकरण भी शामिल है, और या तो स्टेट की गैर हाजिरी है राज्य की, या उसका एक तरफा एटीट्यूड। ये कोई पहला मौका नहीं। और विरोध में खड़े होने वालों की इन 50 वर्षों में तादाद भी कम है। अब लोग डरने में लगे कि सच अगर कहोगे तो उसके राजनीतिक नफा नुकसान भी हो सकते हैं। लिहाजा जो जरूरतमंद हैं, जो तकलीफ में हैं, उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया में देरी भी इस वजह से हुई। अब तो दोस्तों और दुश्मनों के बीच में कौन इस सवाल पर आपके साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, वो भी बहुत बड़ा सवाल बन करके खड़ा हो गया। मुझको दर्जनों बार दंगा पीड़ित इलाकों में जाने का मौका मिला है, और सब दंगों का कमोबेश उनका वर्ग चरित्र भी, उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों के मंसूबे भी, उसमें मरने वालों की तादाद भी, उसमें हमला करने वालों की तादाद भी, ये नमूने कमोबेश एक जैसे, उसमें बहुत कम तब्दीली आई।
सरकारें किसी की हो, उसमें शब्दावली के फर्क जरूर रहते हैं, लेकिन मरने वालों की पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको याद है, मैं गाजियाबाद से लोकसभा का भी सांसद रहा हूं और मेरे बाजू में मुरादाबाद जिला है। उस समय अमरोहा जिला नहीं बना था, ईद का दिन था और ईदगाह भरा हुआ था। उसी में एक नापाक जानवर की एंट्री होती है, भगदड़ मचती है, आक्रोश होता है, नारेबाजी होती है, हल्की फुल्की पत्थरबाजी भी होती है। नापाक जानवर तो निकल करके ईदगाह से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी एवज में मरने वालों की लंबी फहरिस्त तैयार होती है। जो मुरादाबाद या इसके आसपास के लोग होंगे वो जानते हैं। और फिर लंबा दंगा 2-3 महीने तक। जो दिल्ली का वाकया हमारे साथी की गिरफ्तारी का है, ये तब भी इसी तरह की गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन इतनी बर्बरता, इतना जुल्म, इतना शायद इतना एक तरफा प्रभाव उस समय नहीं होता। दिखाने के लिए दोनों तरफ के तथाकथित सांप्रदायिक लोगों को गिरफ्तार किया जाता। जुडिशरी आज के मुकाबले में स्वतंत्र थी, लेकिन उस पर भी नकेल लगाई जाए उसकी प्रयास होते हैं। बस सिर्फ एक चीज इंडिपेंडेंट थी, वो था उस समय का मीडिया। जहां आप बैठे हैं, यहां से कुलदीप नैयर जी बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे। जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगता है, और आपातकाल आज के जैसा नहीं, मैं अपने मित्रों से असहमति रखता हूं। प्रेस ज्यादा खुल करके सत्ता प्रतिष्ठा के खिलाफ हो गई है, सरकार के खिलाफ हो गई है, स्टेट के खिलाफ हो गई है, इसलिए इस पर लगाम लगानी जरूरी है। तब ये दौर था। आज तो प्रेस को हम लोग ऐसा भी नहीं कह सकते कि प्रेस गुलाम होगी, नहीं। ये तो जनरल नियाजी का जो सरेंडर था इंडो पाक वार में बगैर लड़े, जब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इंडियन प्रेस का जो आत्मसमर्पण है वो जनरल नियाजी जैसा, बगैर लड़े। उस समय यहां से कोई 250 के करीब पत्रकार निकले थे, आपातकाल के लोग, और उसमें राजेंद्र सच्चर भी थे, जिनके पिताश्री संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। कई लोगों ने गिरफ्तारी दी। अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि प्रेस की आजादी के लिए कुछ करना भी है। तब में हमें ये फर्क, उसे कई समाचार पत्रों के संपादक थे। उस समय जयप्रकाश जी के आंदोलन का भी दौर चल रहा था, और बढ़ चढ़ करके लिखते थे। जैसे कांड और जैसे घटनाक्रम आज हो रहे हैं, अगर 74-75 में हो गए होते तो शायद समाचार पत्र वाले ही क्रांति कर दिए हो। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ये सामने टेलीविजन वाले पत्रकार नहीं, क्योंकि जितनी खराबी इस दौर में इनके जरिए हुई है। एक पंडित जी बैठाए गए हैं, एक मौलवी बैठाया गया है। अब शाम को 5 बजे मुकाबला, उसके नाम भी ऐसे ऐसे हैं कि जैसे वो दो लोगों के बीच में नहीं, जैसे दो कम्युनिटीज के बीच में मुकाबला होना है, और शुरू हो जाता है। और मेरी जानकारी में है कि वो पेड़ लोग बैठते हैं और उन्हें पैसे दिए जाते हैं। एक बार तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार को जब गाली पड़ रही थी, तो मैं ताज्जुब में था कि क्यों ये अपने मुल्क में बैठा हुआ बेहोश गाली खा रहा है।
तो उसका डॉलर जो है उसका पेमेंट डॉलर में हुआ। ये तब ऐसा नहीं, एक से एक बड़े पत्रकार थे, लिखते थे खूब, और जो पत्रकार जितना हुकूमत के खिलाफ लिखता था समाज में उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत होती थी। जैसा कांड अब ये सैफी जी के साथ हुआ, उसमें इक्के दुक्के होते थे, साल में एक आध बार। हमारे मित्र बैठे हैं, अलीगढ़ के प्रेसिडेंट भी रहे, राज्यसभा में हमारे साथ भी थे। अगर कोई नौजवान नेता गलती से गिरफ्तारी में आ गया, कैंपस में शांति नहीं होती थी, महीनों महीनों कैंपस बंद रहते थे। खबरदार अगर पुलिस घुस जाए कैंपस में। अब तो कैंपस के अंदर भी, हॉस्टल के अंदर जाकर के पकड़ करके लाते हैं, और माफ करना, हम लोग शांत रहते हैं। प्रतिक्रियाएं, रिएक्शन, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस लगभग कम हो गए। तो ऐसे हालात में जिन साथियों ने प्रयास किया है हम साथियों की इकट्ठा करने का, हम उनका समर्थन भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन जितना हम एक्सप्रेस कर रहे हैं स्थिति उससे ज्यादा खराब है। और 1947 में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ऐसा माहौल नहीं था जैसा आज। मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूं। मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ यही था, जितने भी नवाब थे सब मुस्लिम लीग के समर्थक, चाहे छतारी का हो चाहे कहीं और का भी। जब बंटवारा होता है उस समय लोग ऊंचे पैमाने पे यहां से जा रहे होते, तो हमारे पश्चिम में ठाकुरों के, त्यागी लोगों के, गुजरों के और जाटों के ज्यादातर गांव इन किसान जाति, हम लोग के पुरखे रेल में से, बसों में से उतार करके लोगों को लाए थे कि नहीं, कि मुल्क तुम्हारा है, क्यों जा रहे हो? कि साहब डर लगता है। किस चीज से लगता है? तो पाकिस्तान के जो सपने दिखाए थे जिना में, एक तो उसके लिए कुछ उनका मन रहा होगा, दूसरा बड़ी वजह जानने की, यहां पर उनके जो सवाल हैं वो अनआंसर्ड होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन उस समय गांधी था, अब तो गांधी की रोजमर्रा है। परसों मेवात में 2 लड़के नहीं मरे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मरा, महात्मा गांधी की हत्या हुई। गांधी जी के कहने पर ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लौटने के लिए जब फरियाद की थी, तो बाघा बॉर्डर से लाखों मुसलमान लौट करके आ गए थे कि इस मुल्क में वो आजादी के साथ रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं। लेकिन आज गांधी भी नहीं है। गांधी को तो रोज ही मारा जाता, दिन में कई बार। संविधान सबसे ज्यादा खतरे में। 2 हमारे एक्सपर्ट तो नहीं, पुरस्कार साहब और अदीब साहब जो कानून के विशेषज्ञ हैं, और ये सारे कानून जो है हमारे भाई सैफी पे नहीं लागू होते। न नागरिक आजादी होती, न अदालतें होती। ऐसे किस्से सुने नहीं गए। हम भी कई बार जेलों में रहे हैं। इमरजेंसी की जेलों में हम रहे तो हम सोचते थे कि शायद हम जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे जेल से आने के बाद सबके वजन बढ़े हुए थे। आपातकाल तो लगा, नागरिक आजादी खत्म हुई, संविधान का हमला हुआ, लेकिन जेल के अंदर उस तरह की दिक्कतें नहीं थी जैसे आज राजनीतिक कैदियों के लिए हो गई। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, सब समाज की तरफ से भी, और हमारे जैसे जो पैदाइशी विरोध करने वाले लोग की जमात है लंबी, उसकी तरफ से अपनी टोटल सॉलिडेरिटी अपने मित्र साथी की तरफ है। और उनके लिए कोई प्रदर्शन, कोई जुलूस, कोई हड़ताल, कोई सिग्नेचर कैंपेन ये कमेटी चलाएगी। हम उसमें सबके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी। और मुझे लगता है कि जो बिंदु उठे हैं, जो आपने उठाए हैं, और खासतौर से मीडिया और लोकतंत्र को लेकर
पहले और आज के दौर के बीच के अंतर को लेकर। जब आप बोल रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि असम में किस तरह से एक दिन के भीतर 3000 मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया, शादी का मुद्दा बनाकर, बाल विवाह का मुद्दा बनाकर, और अब कहीं पूरे देश में कोई जुम्बिश नहीं हुई। पूरी खामोशी के साथ ये नया नॉर्मल है नए भारत का। और इसमें जो बहुत बहुत बड़ी चीज जो की है, तमाम लोगों को गिरफ्तार करके, अगर आप ध्यान से देखिए तो याद आता है, आप भी देखिएगा, अब तो हर एक के पास इंटरनेट है, कई चीजें खोजी जा सकती हैं, फेक न्यूज की जगह सच्ची खबरें भी देखी जा सकती हैं। 1920 में इटली के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता एंटोनियो ग्राम्सी को गिरफ्तार किया गया था। देखिएगा, बहुत दिलचस्प चीज है कि उस समय उनको गिरफ्तार करने के पक्ष में जो वकील ने अदालत में कहा था, ये कहा गया था कि 20 साल तक इस दिमाग को बंद करना जरूरी है। इटली की बात है ये। और आज देखिए, देश के जो आला दिमाग हैं, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, लंबी फहरिस्त है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स में मैं खाली एक को और बाकी को छोड़ने की बात मुझे नहीं लगती। हम सबको पूरी लंबी फहरिस्त है। सारी साजिश यही है, जो आला दिमाग है, जो अमन चाहने वाले लोग हैं, उनको कैद कर दिया जाए और कोशिश की जाए कि समाज से काट कर उनके बारे में एक खामोशी आ जाए। ये जो साजिश है, इसे मुझे लगता है कि सारे लोग समझ रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। मैं अब आग्रह करूंगी नरगिस सैफी जी से कि वो आए। किस तरह से उन्होंने ये 3 साल के जो संघर्ष काटे हैं, खालिद जेल में है, और किस तरह से वो मोर्चे पर लामबंद हुई हैं, उतरी हैं, वोकल हुई हैं, अधिकारों के लिए बात करती रही हैं। नरगिस जी। शुक्रिया आप सभी साथी का यहाँ आने के लिए। आप सभी जानते हैं कि खालिद को 3 साल हो गए हैं अरेस्ट हुए। जिस तरीके से उनको अरेस्ट करा था वो भी आप सभी जानते हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं, जो जिन पुलिस वालों ने, जब वो पुलिस बने थे, उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोगों की रक्षा करेंगे संविधान को हाथ में लेकर। आज वो उसी न्यायालय में खड़े होकर बड़े गर्व से झूठ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि खालिद को जब चोटें लगी थी तो खालिद पत्थरों पे गिर गए थे, खालिद के ऊपर से एक भीड़ गुजर गई थी जिसकी वजह से उनके पैरों में चोट लगी। जबकि जो वीडियो सामने आई थी वो बहुत क्लियर थी कि खालिद इस तरीके से थाने तक उनको ले जाया गया, जिस जगह से अरेस्ट करा था, और थाना 5 मिनट से भी कम का वॉकिंग डिस्टेंस है वहां से। तो आज ही के दिन 3 साल 27 फरवरी को सुबह में मैं खालिद से जब मंडोली जेल मिलने गई थी तो मैंने उनको व्हील चेयर पे देखा था। एक हट्टे कट्टे इंसान को 8 से 10 पुलिस वाले मिलके आधा पौना घंटा बुरी तरीके से उनको टॉर्चर करते हैं। अंधेरे रूम में ले जाकर उनका चेहरा पार पानी में डाला जाता है, उनके ऊपर यूरिन पेशाब करने की बात कही जाती है। तो वो पुलिस वाले, उनका नाम कहाँ है? वो तो नहीं न्यायालय के कोर्ट के चक्कर काट रहे, कोर्ट के चक्कर हम लोगों को काटने पड़ रहे हैं। हम लोग सुबह 10 बजे 11 बजे कोर्ट पहुंचते हैं, शाम को 4 बजे तक रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, भी रिसेंटली एक पूरा हफ्ता हो जाता है कि हम लोग कोर्ट में बैठे रहते हैं। खास तौर से FIR 59 UAPA के जितने भी साथी हैं, जिनको बेल मिल गई है वो भी, और जो जेलों में हैं वो भी, वो और उनके परिवार वाले सब कोर्ट में बैठे रहते हैं। हमारी जिंदगियां लगता है कि सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटने पर ही सीमित रह गई हैं। बच्चों का कई बार ऐसा होता है कि उनको बाहर से मंगा के खिलाना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी से बोलना पड़ता है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कोर्ट में बैठना और फिर थक हार के घर जाना, तो पढ़ाई का ख्याल नहीं हो पाता उनका, उनकी खुद की केयर नहीं कर पाते हम लोग। समझ में नहीं आता ये सब चीजें
मतलब अभी खालिद भी काफी ज्यादा जेल में उनको परेशान कर रहे हैं। जबकि ये दोबारा से 3 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएपीए के नाम के ऊपर जेलों में उनको परेशान करा गया हो, पर रिसेंटली कुछ टाइम से उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, उनको मेंटली हैरेस करा जाता है, उनको देशद्रोही, आतंकवादी, टेररिस्ट के नाम से बोला जाता है। कई बार उनको उनके बैरिक चेंज कर दिए जाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बीमार हो जाते हैं तो जेलों के हालात इतने बुरे हैं कि जिस तरीके की वहां पर सरकार ने फैसिलिटी के नाम पर जो वहां पर धोखा दिया हुआ है लोगों को, दवाइयां जिनकी डेट निकल जाती है, एक्सपायर हो गई होती है, तो वो दवाइयां होती हैं वहां पर। तो इतना खालिद ने खुद कई बार अपनी वो दवाइयां देखी हैं जिनके ऊपर डेट नहीं होती। डायबिटीज की दवाइयां हम लोग कई बार ऐसा होता है कि अंदर से इतनी मुश्किलों से एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक शुगर की दवाई के लिए एप्लीकेशन हफ्तों तक वो बस आगे साइन के बाद कहीं जाके बाहर से अंदर भेजी जाती है। तो जो वहां पर लोग रह रहे हैं, एक खालिद खुद मुझे बोला था कि यहाँ के हालात इतने बुरे हैं कि जैसे अंग्रेजों के टाइम पे जेल होती थी, शायद वैसी ही है। वहां पर आप किसी ऑफिस में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप उस ऑफिस में चप्पल पहनकर नहीं जा सकते। आप किसी के सामने कोई पुलिस ऑफिसर बात कर रहा है तो ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, हाथ बांध के खड़ा होना पड़ता है। आप किसी भी ऑफिसर के सामने उसके ऑफिस में जाएंगे तो आप किसी चेयर पे, टेबल पे नहीं बैठ सकते, आपको खड़े रह के बात करनी होगी। आप चाहे पता सबको होता है कि आप किस जुर्म में आए हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, पर जो उनकी मानसिकता बनाई गई है, जो उन्होंने मीडिया में देखा है, खासतौर से खालिद को लेके अभी जब मीडिया ट्रायल हुआ था उसके बाद से जो उन लोगों ने उनके बारे में सोच और इमेज बना रखी है अपने दिमागों में कि खालिद को किस तरीके से उनको कई बार किसी विदेशी नाम के नाम पर उनको टॉर्चर करते हैं। सबको पता है कि क्या क्या हुआ था मीडिया में। तो बहुत सारी चीजें वो बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि खालिद उस तरीके के इंसान है नहीं। आप लोगों में ज्यादातर लोग उनको जानते ही हैं, ज्यादातर लोग उनसे मिले होंगे, उनके दोस्त भी होंगे। तो उनकी आवाज, उनका बिहेवियर लोगों के साथ किस तरीके का होता है वो बिल्कुल वहां पर उनको अभी उन्होंने कोर्ट में भी खुद ये बात बोली थी कि इतना मेंटली हैरेस हो रहे हैं, इतना परेशान है कि ऐसा लगता है कि या तो ये केस खत्म हो जाए या उनको खत्म कर दिया जाए। तो एक 3 बच्चों का बाप जिसको पता है कि उसके सिवा उनका कोई भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, तो अगर वो कोर्ट में खड़ा होके इस तरीके से बोलता है कि या तो मेरा दिल ऐसा करता है कि मैं सुसाइड कर लूं या ये जो हो रहा है इसको खत्म करा जाए। एक बेगुनाह इंसान को खड़ा कोर्ट में परेशान करना, कोर्ट जेल में परेशान किया जाता है, उनको इस हद तक ला दिया जाता है इतनी बुरी तरीके से कि वो अपने आप को खत्म करने की बातें सोचने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि खालिद जैसे इंसान को मतलब पर इतना ज्यादा वो अपने दिमाग के ऊपर वो कभी भी इस तरीके की सोच रखने वाले इंसान नहीं थे, कभी भी नहीं। अभी भी वो इतना परेशान है, वो सब सिर्फ इसी चीज को लेके हम लोग यही सोचते रहते हैं कि खालिद बस अब बच्चों के लिए आ जाए बाहर, या केस तो लगा दिया है चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, पर बेल तो मिल जानी चाहिए कम से कम, अपने पास, अपने बच्चों के पास, अपने घर में आ जाए। पर ऐसे कुछ आसार लग नहीं रहे। ऑर्डर रिजर्व करा हुआ है काफी टाइम से, उसको रिजर्व करके क्यों रखा है, इतने दिन हो गए हैं अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आ रहा है। तो बस हम लोग इसी उम्मीद से हर रोज उठते हैं कि काश आज वो दिन होगा जिस दिन खालिद का बेल ऑर्डर आएगा और उनको बेल मिलेगी। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब इस बात को जहां तक पहुंच जाए वहां पहुंचा दीजिए कि बस उनको बेल मिल जाए, वो अपने घर आ जाए, बच्चों के पास आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब जानते हैं जो लोग इस कमरे में बैठे हैं और जो आपको देख भी रहे होंगे कि कितना मुश्किल है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने प्रियजन के बारे में यह सब बोलना, उस यातना से, उस टॉर्चर से दोबारा गुजरना, बार बार उसे लोगों को बीच रखना। लेकिन नरगिस, आपका हम इसलिए शुक्रिया करते हैं कि आप पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ
इस बात को लोगों के बीच रखती हैं, उस दर्द को साझा करती हैं, जो कि बहुत जरूरी है लोगों का जानना। अब लोगों के बीच में दर्द एक दूसरे ढंग की चीज हो गई है, लोगों को लगता नहीं है, लोगों के दिमाग में वह छवि नहीं आती है। आपको सुन रही थी, मुझे सिद्दीक कप्पन की पत्नी की भी उसी तरह की कही हुई बातें याद आ रही थी जब वो यहाँ दिल्ली में आई थी, सिद्दीक के लिए बेल की बात कर रही थी। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस देश में जहां हत्यारे और बलात्कारी डेरा सच्चा राम रहीम हो, कुलदीप सेंगर हो, किसी को पेरोल मिलती है और किसी को बेल मिलती है, उन सब के लिए वही कानून है, वही आइन है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सुप्रीम कोर्ट है, वही हाई कोर्ट है, वही जुडिशियल है। लेकिन ये जो न्यू इंडिया में न्यू नॉर्मल है कि कुछ लोगों के लिए कानून अलग है, खालिद सैफी जेल में, उमर खालिद जेल में, ये जो एक बहुत बड़ी विडंबना और कोशिश की जा रही है कि लोगों का भरोसा और सब्र टूट जाए, इसमें जो आवाजें आ रही हैं उनको सुनना बहुत जरूरी है। और अब मैं आग्रह करूंगी सलमान खुर्शीद जी से, जो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कि वो आए और अपनी बात इस मुद्दे पर रखें। मुझे पर्सनली भी ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आज मंच पे तमाम राजनीतिक दलों के लोग, जो बड़े चेहरे हैं, वो भी अपनी बात इस मुद्दे पर साझा कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। शुक्रिया सलमान। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने सभी मोजिज़ साथियों का, और विक्टिम्स की तरफ से भी, और जो लोग जस्तजू में कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से जिनके साथ ये ऐसी नालायक हरकतें की गई हैं, उनको राहत मिल सके, विक्टिम्स को कुछ उनको हिम्मत मिल सके, कुछ उनकी हम मदद कर सके। और दूसरी ओर जो एक बुनियादी बात है उस पर यहाँ सवाल उठाए, यहाँ सब बैठे, हम लोग त्यागी जी हैं, सब आप साथ बैठे हैं, और योगेश यादव जी हैं, मैं उनसे खास इल्तिजा करना चाहता हूँ। इल्तिजा ये करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अनुभव हुआ, लेकिन जाहिर है जो लोगों को सहना पड़ा, खालिद सैफी जैसे लोगों ने जिस काले दौर को देखा है, और जिसका दर्द कब तक रहेगा और जिसकी शिकायत और तकलीफ कब तक रहेगी, ये कहना मुमकिन भी नहीं है। लेकिन मेरी नाखिस राय है कि आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं, और यकीनन 3 साल हो गए और आज तक मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट्स फाइल हो रही हैं, आज तक बुनियादी फैसले हुए नहीं। लेकिन हिम्मत ना हारें कि उम्मीद की किरण कभी कभी दिखती है, हर लेवल पर, ट्रायल कोर्ट्स के लेवल पर, हाई कोर्ट के लेवल पर, और कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर। जो अभी हमारी बहन ने कहा वो यकीनन सही है। बहुत सवाल जहन में ये आते हैं कि फला साहब तो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट और वहां राहत मिल भी गई, और जो तकलीफ में था, जो बहुत शिद्दत की तकलीफ में था, उसके लिए कह दिया गया कि आपको मालूम नहीं कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना होता है, आपको क्या मालूम नहीं कि आपको ट्रायल कोर्ट जाना होता है। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा उम्मीद आज है नहीं, हम लोग उम्मीद की तलाश में हैं। और मैं जानता हूँ कि आप राहुल गांधी साहब के साथ इतनी दूर तक पैदल चले, और सिर्फ इसी बात को लेकर चले कि मुझे यहाँ एक उम्मीद दिख रही है, और अगर इस उम्मीद में मैं कुछ इजाफा कर दूं तो शायद वो एक मुल्क के लिए बहुत बड़ी मेरी पेशकश होगी। तो वो उम्मीद की तलाश हम हर जगह करते हैं, और यकीनन कोर्ट्स में भी, जुडिशरी में भी कभी कभी उम्मीद का चिराग दिखता है। कभी कभी ऐसी भी कोई बात होती है जो समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ। एक मैं आपको वाकया सुनाऊं, जो हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच ने एक फैसला किया था यूएपीए में हमारे 2 साथियों के लिए, और वो यूएपीए में उन्होंने बहुत तफसील से जाकर एनालाइज करके ये कहा था
कि ये मुकदमा चल सकता है किसी और बात पर, आईपीसी पर ये मुकदमा चल सकता है, चले, लेकिन इसमें यूएपीए कैसे बनता है, इसमें टेररिस्ट एक्ट कैसे बनता है। और ताज्जुब मुझे इस बात का हुआ कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो इनिशियल हियरिंग होती है उसने कहा कि इस पर हम तफसील से इसको सुनेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं, तफसील से आप सुनना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि इस चीज को आगे किसी केस के लिए प्रेसिडेंट नहीं डील किया जाए। ये यूजुअली सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ये जब फैसला सुनाता है तब कहता है कि हमने जो इस केस के जो खास जो हालात हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला सुनाया है, तो इस फैसले को प्रेसिडेंट ना इस्तेमाल किया जाए, ऐसा कहा जाता है अक्सर। लेकिन जिस वक्त वो केस एडमिट होता है उस वक्त ये कह देना, स्टे नहीं दिया लेकिन ये कह दिया कि इसको आप प्रेसिडेंट ट्रीट ना करें। तो मैं कोर्ट में बहस कर रहा था एक और मामले में यूएपीए के, तो मैंने ये कहा कि साहब मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कहूं, आपने फैसला एक बहुत अच्छा सुनाया था लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको एज अ प्रेसिडेंट यूज मत करें। तो अब आप इसको प्रेसिडेंट पे यूज नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते हम पहले डिसाइड कर चुके हैं इसलिए हम इसमें भी यही फैसला लेते हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी नाखिस ये राय है और उसमें मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन कोर्ट ने ये क्या आपसे ये कहा है कि आप इस पर फिर से गौर ना करें। कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि इस पर मुख्तलिफ कुछ और गौर करें। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस पर आप गौर ना करें, जो आपने पिछली दफा गौर किया था उस पर आप गौर ना करें। आप ये नहीं कह सकते ऑटोमेटिकली कि ये प्रेसिडेंट नहीं है तो हम इसको नहीं टच करेंगे। लेकिन अगर फिर से वही सवाल आपके सामने आए और आप फिर से स्वतः फैसला करना चाहें कि इस सवाल पे तो मेरी राय यही है जो मैंने पहले रखी थी, बहरहाल पहले मेरी क्या राय थी उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मौजूदा मेरी राय ये है कि ये गलत है और इसको आप सुना दीजिए। तो मैंने एक हल्की सी मुस्कान देखी जज साहब के चेहरे पर कि उनको भी ये लगा होगा कि अब मैं इसका फैसला कैसे करूं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हम एक जगह जब सीएए एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था तब मैंने ये देखा, और उसके बाद जब कोर्ट में मामले आए तब मैंने ये देखा हम लोग बहुत डिवाइडेड थे। बीजेपी को और हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम बहुत डिवाइडेड थे कि इसमें कौन लड़ेगा, कौन बहस करेगा, ये मुकदमा किसके पास जाएगा, इनको कौन ले जाएगा। इनसे कहा कि अभी आप मुकदमा मत करिए, किसी से कहा कि अभी जो एक मुश्तरक एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि इन मुकदमों को हम कैसे लड़ेंगे, माफ करिएगा हम वो नहीं स्ट्रैटेजी बना पाए। और हर एक ये सोचता रहा कि इसमें मैं कुछ कर लूं या वो कुछ कर लें, अगर ये कर लेंगे तो फिर फायदा कैसे होगा। और मुझे ये इजाजत दीजिए कि मैं एक बहुत तकलीफ वाली बात कह रहा हूं। मैंने चिदम्बरम साहब से बात की, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, मैंने उनसे बात की कि आप जामिया में और शाहीन बाग में चले जाएं तो अच्छा होगा, तो और वो बेचारे तैयार हो गए। मैंने बेइंतहा कोशिश की कि चिदम्बरम साहब को शाहीन बाग और जामिया पहुंचा दिया जाए। वो जाने को तैयार थे, 3 दिन वो तैयार रहे, लेकिन जो लोग तहरीक में मौजूद थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था वो जाहिर है उनका हक बनता है, उन्होंने कहा कि ये होम मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने नक्सलियों पर वार किए थे इसलिए हम इनको नहीं आने देंगे। सवाल उस वक्त ये नहीं था कि नक्सलाइज के साथ चिदम्बरम ने होम मिनिस्टर रहते हुए क्या किया था। अगर वो समझते हैं कि गलत किया था उनसे कह देते, अपने घर बुला के चाय पिलाकर कहते कि इस मामले में हम आपसे इख्तिलाफ रखते हैं, हम इसमें आपके साथ नहीं है। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर अगर जो रह चुका है होम मिनिस्टर आकर ये कहता कि इन बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है तो पूरी दुनिया सुनती कि हिंदुस्तान का एक माना हुआ होम मिनिस्टर ये कह रहा है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि लोगों की राय सही रही हो सकता है कि गलत हो सकता है कि हम उनकी तकलीफ ना समझ पाए हो, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद थी उसकी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें हम कहीं कमजोर पड़ गए कि उसका लीडर कौन था। हर एक लीडर बनना चाहता था या कोई भी लीडरशिप नहीं लेना चाहता था, उसकी वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाए। अब मैंने जो इशारा किया था योगेंद्र यादव साहब के लिए, वो इशारा ये था
कि मेरी पार्टी को भी बहुत तकलीफ है जो हुआ है उससे। मैं सिर्फ अपनी पार्टी से एक इल्तिजा करता हूं, मैं सब पार्टियों से इल्तिजा करता हूं, खुलकर ये तो कहो कि हम हुकूमत में कभी आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमने अभी तक नहीं कहा हिंदुस्तान में किसी ने कि हम आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा उसके लिए हम एक तरतीब तैयार करेंगे। हम एक सिटीजन्स राइट्स का एक मसौदा तैयार करेंगे कि ऐसा कभी कोई पुलिस वाला ना कर पाए। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं हिंदुस्तान में, पहले भी हुई हैं और यूपीए के दौरान भी हुई और लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ भी मदद हो पा रही है वो जो जजेस हैं, जो 7 जहन के जजेस हैं, वो कर रहे हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने खुलकर ये नहीं कहा है कि हम ऐसा फिर कभी नहीं होने देंगे। तकलीफ होगी उसमें, आपको गाली देने का अगर हम मौका देंगे तो हमें तकलीफ होगी, आप गाली दे रहे हैं, लेकिन आज हमको ये कहना पड़ेगा इस मुल्क को अगर बचाना है कि कल हमें कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे कि हमको डेमोक्रेसी के लिए इसे बर्दाश्त करना है, हमें बर्दाश्त करना है। ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें कहें, आपको फ्रीडम है, लेकिन जहां पर आप तल्ख बात कहेंगे और सख्त बात कहेंगे तब आपकी फ्रीडम वहीं पर जाकर रुक जाएगी। तो आप जो भी तहरीक चला रहे हैं, मैं आपके लिए आपके साथ पूरी तरह से आपकी हमदर्दी में मैं यहाँ मौजूद हूँ, रहूंगा, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो भी हुकूमत में आए, जैसे भी आए, वो फिर ऐसा कर ना पाए अपने को बचाने के लिए या किसी और पर इस तरह से पेश आने के लिए, वो ऐसा फिर कर ना पाए। ऐसा कोई चार्टर बने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट हो, नए कानून बने, नए जजेस को इस बात के लिए ट्रेन किया जाए कि पहले दिन तो कह दें कि साहब ये तो हीनियस क्राइम है, तो मुल्क के खिलाफ है, और उसके बाद फिर 3 साल बाद कहें ये तो क्राइम बनता ही नहीं है और आपको बेल दे दें 3 साल बाद। जहां जहां बहस हुई है, पुलिस ने ये नहीं सिर्फ कहा है कि इन्होंने मुल्क की मुखालफत में कुछ किया है, पुलिस ने जगह जगह ये कहा है कि इन्होंने चक्का जाम करने का एक ऐलान किया था। अब चक्का जाम भी अगर एक टेररिस्ट एक्ट हो गया है इस मुल्क में तो फिर क्या बचेगा। इसलिए इस पर मैं आप सभी, हमारे सारे पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, मैं प्रेस वालों से भी कि भाई आज हमारी बारी है, कल आपकी होगी और उसके बाद किसी और की होगी। ऐसा जब जुल्म होता है तो वो जुल्म रुकता नहीं है, उस जुल्म को एक नया विक्टिम रोज चाहिए होता है, उस खुराक के लिए वो कहीं भी जा सकता है। तो आज हम जाग जाएं, हमारी शिकायत हो तो वो भी हमसे कह दें, किसी और की शिकायत हो तो वो भी उनसे कह दें, लेकिन कहे कि अब आगे ऐसी शिकायत किसी से नहीं होगी, क्योंकि हम ये मौका हम किसी को आगे नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सहबान जी, और मुझे लगता है कि आपने जो बात रखी वो बहुत अहम है इस दौर में। ये कहना कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो ऐसा नहीं होगा, जो यहाँ पे इस कमरे में लोग हैं और जो बाहर देख रहे हैं इसको, वो इसको अलग अलग कानूनों के लिहाज से भी डिफाइन कर रहे होंगे आपकी बात को कि यूएपीए नहीं होगा। तमाम ऐसे कानून जो खौफनाक कानून है जिसके तहत देश की जमहूरियत पर खतरा है, उस पर भी हम क्या चर्चा करेंगे, उन पर भी क्या सवाल उठेगा। और बहुत अच्छी बात है कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और खौफ का जो साया है उसे तोड़ने के लिए ही शायद इस तरह की बैठकें, इस तरह की मीटिंगों की जरूरत पड़ती है। खाली एक बात मुझे लगती है, सलमान जी और बाकी तमाम लोग हैं, जो लीगल सिस्टम है इस समय, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो रिटायर होते ही जिस तरह से पोस्टिंग पे जा रहे हैं, और फिर हम देखते हैं उनके फैसले अयोध्या पर, फिर हम उनके फैसले देखते हैं डीमोनेटाइजेशन पर, फिर हम उनके फैसले, इस तरह की जो चीजें इस समय शायद जमहूरियत में हो रही हैं, बेपर्दा इस्तेमाल है ताकत का। इस तरह का इस्तेमाल मुझे लगता है कि अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी लोकतंत्र के लिए। शायद इसीलिए लोकतंत्र को बचाने की मांग उठ रही है हर कोने से, और यह बात सही है कि हम सबको एक साथ आना जरूरी है। अगर नहीं आए
तो शायद ये जो स्पेस है जहां हम बैठे हैं वो भी स्पेस कितना रहेगा, कैसा रहेगा, ये हम सब दिल से जानते हैं कि जिस तरह का हमला है। मैं अब चाहूंगी कि हमारे बीच संघर्षों के साथी योगेंद्र यादव जी हैं, वो आए और किस तरह से ये जो लड़ाई है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आजादी की लड़ाई है, उनकी रिहाई की बात है, जो नरगिस ने बोला इंसाफ की लड़ाई है, बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई है, कोई भी स्टेन स्वामी सिपर के लिए ना मरे, इसकी लड़ाई है। इसे कैसे वो देखते हैं और आगे यहाँ से कैसे बढ़ा जा सकता है, योगेंद्र यादव जी। कुछ घटनाएं हैं जिनकी सालगिरह मनाई नहीं जानी चाहिए और हम ऐसी ही एक सालगिरह पे बैठे हुए हैं। हमारे दोस्त खालिद सैफी 3 साल से जेल में है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी एविडेंस के। खालिद को मैं कोई 10 साल से जानता हूं। और बिना संकोच के, खुल के, एक बार नहीं, हर जगह कहने को तैयार हूं कि खालिद सैफी उन हिंदुस्तानियों में से हैं जिन पे इस देश को गर्व करना चाहिए। खालिद सैफी उन नेताओं में से हैं जो सिर्फ एक समुदाय के नहीं, इस देश के भविष्य के नेताओं को जब मैं देखता हूं, मैं खालिद सैफी को देखता हूं। इस देश के थिंकर्स और इस देश का विजन बनाने वालों को देखता हूं तो उमर खालिद को देखता हूं। और ये दोनों आज जेल में बंद हो। जैसा मैंने कहा, मैं कोई 10 साल पहले से जानता हूं खालिद को। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ खड़े हुए। उसके बाद जब यूनाइटेड अगेंस्ट हेट बना तो उस वक्त जो लिंचिंग के केसेस हो रहे थे, जगह जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसकी लड़ाई में खालिद खड़े हुए, हम जैसे लोग भी साथ में जुड़े। और फिर जब सीए आया तो उसके खिलाफ खड़े होकर देश में एक डेमोक्रेटिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहते हुए किस तरह से बतौर नागरिक हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें, उसके बारे में जिन लोगों की सबसे ज्यादा चिंता थी उनमें से खालिद सैफी एक। मुझे याद है 19 दिसंबर जब दिल्ली में पहली बार बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, दिल्ली में, देश के अलग अलग इलाकों में हुआ था। हम सब लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई थी और संयोग ये था कि मैं, खालिद और नरगिस भी, हम तीनों एक ही जगह पे बंद हुए थे। और तब मैंने पहली बार नरगिस को ताले लगाते हुए सुना था और मुझे लगा कि देखो, जब तक इस तरह के लोग इस देश में हैं जो इस हिम्मत से, इस शिद्दत से, इस ईमानदारी से अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो इस देश में उम्मीद है। शाहीन बाग शुरू हुए, खालिद उसमें भी इन्वॉल्व थे और जब उनके पड़ोस में खजूरी खास के जो इलाके के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसमें खालिद इन्वॉल्व थे। मुझे बुलाया, मैं शायद 3-4 बार वहां गया, बोला। और मुझे याद है खालिद की चिंता क्या रहती थी कि योगेंद्र जी, ये मर्द लोग ज्यादा घुस जाते हैं इसके अंदर और ये आगे घुसेंगे ना कोई गड़बड़ कर देंगे। इसलिए ये इंश्योर करना है कि सिर्फ औरतें आगे रहें, कायदे से रहें, डिसिप्लिन रहे, किसी किस्म की कोई गलत चीज होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ दी हमें।
खालिद की चिंता ये रहती थी कि 26 जनवरी आने वाला है, हमें देशभक्ति के गीत बजाने हैं। योगेश जी आप कहीं से रिकॉर्डिंग करवा के भेज दीजिए। खालिद की चिंता रहती थी कि इस देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसकी अवमानना किसी किस्म की ना हो। और जब दिल्ली में दंगा शुरू हुआ 24 तारीख को और 25 को हम लोग इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में मिले, तो सबने खालिद की जिम्मेवारी लगाई कि खालिद कहीं से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आता है उस परिवार को रेस्क्यू करना, चाहे जिसका हो, जिस मजहब का हो, जो इंसान हो। हम एक हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं, जिसका कॉल आता है वहां तक जल्द से जल्द हम रेस्क्यू करने की कोई वैन भिजवाएंगे। ये जिम्मेवारी खालिद ने दी। और पता लगा कि अगले दिन वही खालिद उसको, और जब हमें लगा कि एक दो जगह पे दिल्ली में शाहीन बाग, दिल्ली में जो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, कहीं एक आधी जगह गड़बड़ होने की गुंजाइश है, कोई ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कुछ उटपटांग हरकत ना हो जाए, तो हम सबसे पहले खालिद के बारे में सोचते थे, अच्छा खालिद भाई को वहां भेजेंगे, वो मना पुचकार के कहेंगे कि देखो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इतना शांति प्रिय व्यक्ति, वो जिसपे सब जिम्मेवारी समझते थे कि हाँ ये व्यक्ति होगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी, कोई गैर कानूनी हरकत नहीं होगी, सब कुछ प्रोटेस्ट जिस तरीके से हम करना चाहते हैं वैसा होगा। उस खालिद को ये दिल्ली के दंगे करवाने का कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। इससे वाहियात मजाक कोई हो नहीं सकता। उस खालिद को इन्होंने पकड़ा। नरगिस बहन कह रही थी और मान रही थी कि सबको पता होगा। कैसे पकड़ा, उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। पुलिस ने बोला और खालिद घर से उठे, वहां पे गए उस प्रोटेस्ट के अंदर, और उसकी फुटेज है कि वो आदमी बिना किसी हाथ में कोई चीज दिए चुपचाप से आराम से जा रहा है। वहां सामने पुलिस है, वो पैदल जा रहा है, उसकी फुटेज है। और उसके बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है। और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उस आदमी के पांव टूटे हुए हैं, उसकी उंगली टूटी हुई है। क्या हुआ? हर कोई जानता है क्या हुआ। पुलिस थाने में ले जाके वहशी तरीके से उस खालिद पे हमला किया गया। 10-10 पुलिस वाले, एक आदमी। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खालिद के मुंह से सुनी है सब बातें, किसी इधर उधर की बातों पे नहीं कह रहा। गिरफ्तार होने के शायद 7-8 दिन के अंदर मैं गया, तब तक कोरोना नहीं हुआ था, इसलिए पाबंदी नहीं थी, जाना अलाउड था। मैंने खालिद से पूछा क्या हुआ? पांव में तुम्हारे प्लास्टर है, उंगली तुम्हारी दोनों बंधी हुई है, क्या हुआ? खालिद ने पूरा बताया किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उस पर असॉल्ट किया। कुछ बातें जो मैं यहां बता नहीं सकता वो सब बताएं खालिद। ये संविधान की शपथ लेके आता है ये लोग। और उसके बाद जो हुआ है वो इस देश की न्याय व्यवस्था के साथ मजाक है। खालिद पे केस लगाए गए और बाद में एज एन आफ्टर थॉट उस पे यूएपीए लगाया गया। और जैसा शुरू में बताया गया, तमाम मुकदमे खारिज हो गए। किसी में कुछ था ही नहीं, जमदम नहीं था, सब बातें झूठ थी, सबका झूठ एकदम साबित हो गया। और कोर्ट ने इतनी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशंस की हैं उस मामले पे, ये बताते हुए कि कितने झूठ आप बता रहे हैं। वो सब ऑब्जर्वेशंस कोर्ट की रिकॉर्डेड है। लेकिन यूएपीए जब सब फेल हो जाए तो यूएपीए, आपका झूठ पकड़ा गया कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं। यूएपीए इनकी 2 एफआईआर क्लैश करती हैं। एक एफआईआर में एक बात कही है, दूसरी एफआईआर में उल्टी बात कही है, वो क्लैश कर रही है। लेकिन यूएपीए वही गवाह एक मामले में एक गवाही दे रहा है, दूसरे मामले में दूसरी गवाही दे रहा है खालिद के केस में। लेकिन यूएपीए मतलब सारा झूठ साबित हो चुका है। लेकिन यूएपीए नामक एक चीज है जिसके तहत उनको जमानत नहीं मिल सकती। सारी बात झूठ साबित होने के बावजूद वो आदमी आज जेल में बंद है।
और ये जो यूएपीए लगाई गई है उसके बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई। मैं चाहता हूं हम सब लोग इस रिपोर्ट को पढ़ें। ये रिपोर्ट इस देश के बहुत एमिनेंट लोगों ने लिखी है, अनसर्टेन जस्टिस करके, जिसको जस्टिस मदर लोकुर इसके चेयरपर्सन थे उस सिटीजन्स कमेटी के, जस्टिस एपी शाह, जस्टिस आरएस सोढी, जस्टिस अंजना प्रकाश और जीके पिल्लाई जो कि फॉर्मर होम सेक्रेटरी, इन सब लोगों ने मिलकर वो रिपोर्ट लिखी है। और उसमें एक चैप्टर है सिर्फ इस सवाल पे कि ये यूएपीए इन लोगों पे क्या लगाएगा। मैं पूरा चैप्टर जिसमें उन्होंने खालिद के केस को पर्टिकुलरली हाईलाइट किया और बताया है कि देखिए मतलब हद की बात है, कोर्ट में साबित हो चुका है कि ये बातें झूठ हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी अंदर है क्योंकि एक दूसरा केस है उसके अंदर आपने लगा रखा है एग्जैक्टली वही, बस आपने कॉन्स्पिरेसी का एक एक्स्ट्रा एंगल लगा रखा है। और जैसा इस रिपोर्ट में चर्चा के दौरान रेबेका जॉन ने कहा कि ये जो FIR 59 जो कि कॉन्स्पिरेसी केस लगाया गया है ताकि सब कुछ झूठ साबित होने के बावजूद भी इन लोगों को जेल में रखा जा सके। शी सेड इट्स ए फेयरी टेल, ये बिल्कुल एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, मजेदार कहानी है, खौफनाक कहानी है, इस कहानी का कोई सर पैर नहीं है। लेकिन बस, और क्योंकि कहानी का झूठ कब साबित होगा? जब ट्रायल होगा। ट्रायल कब होगी? जब पुलिस सारे अपनी चार्जशीट फाइल कर देगी। सारे चार्जशीट कब फाइल होंगे? जब सारे एक्यूज्ड के खिलाफ जो 180 दिन का पीरियड है वो पूरा हो जाएगा। वो कब होगा? जब आखिरी एक्यूज को पकड़ लिया जाएगा। आखिरी एक्यूज को कब पकड़ा जाएगा? जब दिल्ली पुलिस की मर्जी होगी। हर 6-8 महीने में एक को पकड़ देते हैं, फिर ट्रायल नहीं हो रहा। तो इससे भद्दा मजाक न्याय के साथ क्या हो सकता है इस देश में? ये कमेटी कहती है, वी फाइंड, और बहुत मेजर्ड लोग हैं जैसा आप जानते हैं, जस्टिस लोकुर वगैरह बहुत ही एक शब्द ध्यान से लिखने वाले लोग हैं। We find that the substratum of the prosecution case, that is the allegation of an overarching premeditated conspiracy, is based on grossly belated statements which are inherently unreliable in law. बार बार ये दिखाते हैं कि जो गवाह है वो गवाह कहता है कि हाँ मैं इस आदमी को पहचानता था, और गवाही बता कब रहे हैं पुलिस को? 4 महीने बाद। Related statements. Other features of the investigation, such as identical disclosure statements. 3-3, 4-4 लोग इंडिपेंडेंट पुलिस को स्टेटमेंट दे रहे हैं और कॉमा फुल स्टॉप सहित स्टेटमेंट एग्जैक्टली वही है, क्योंकि वर्बेटिम रिकॉर्ड होना है। कॉमा फुल स्टॉप उसमें वही है। Inconsistencies between investigations in FIR 59 and IPC FIRs, and the non-examination of crucial witnesses only strengthens the suspicion of fabrication. हिंदी में फैब्रिकेशन को कहते हैं जालसाजी। ये जालसाजी है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को आप जेल में बंद करके रख सकें, सिर्फ इसलिए कि आपका झूठ और आपकी बदमाशी दुनिया के सामने जाहिर ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ लोगों पे ही नहीं पूरे एक समुदाय पे उंगली उठा के रख सके, पूरे एक समुदाय को निशाना बना के रख सके। इसलिए सब कुछ किया गया है। और हमारी क्या स्थिति हो गई है, क्या क्या हुआ है। नरगिस ने कुछ बातें बताई, इनके तीनों बच्चे भी आते, वो बोलते, आपको पता लगता क्या होता है उस परिवार के साथ जिसके पिता को, जिस परिवार के सदस्य को किस तरह से जेल में बंद करके रखा जाता है, किस तरह से इन लोगों ने अपने दिन काटे हैं। जब ईद आती है तब क्या होता है, जब न्यू ईयर आता है तो क्या होता है, जानना चाहिए, पूछना चाहिए कभी इस देश को ऐसे लोगों से। और आज हम भी कहते हैं, नरगिस भी यहां आके कहती है, बस बेल मिल जाए। आपको दोष नहीं देता, मेरी भी इच्छा ये है कि किसी तरह बेल मिल जाए, चलो टंटा तो कटे। लेकिन क्या ये न्याय है बेल मिल जाए? अरे न्याय उस दिन होगा जिस दिन ये झूठा केस खारिज होगा। न्याय उस दिन होगा जिस दिन इस झूठा केस बनाने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। न्याय उस दिन होगा
जब इन 10-12 वहशी लोगों ने जिन्होंने दिल्ली के पुलिस स्टेशन के अंदर खालिद सैफी पे हमला किया, जिस दिन उन पे मुकदमा चलेगा उस दिन न्याय होगा। वो दिन दूर है, अभी नहीं आएगा, लेकिन हम वो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हम वो कोशिश नहीं छोड़ेंगे। बस आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक पंक्ति जो हमें याद रखनी चाहिए, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। आमिर अजीज ने जो कहा था, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है, वो हमारे खून से ही सही, सच लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी। और ये बात सही है कि सब याद रखना और स्मृति को बचाना शायद आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती हम सबके बीच में है। और खास तौर से इसलिए भी क्योंकि जिस ओर नरगिस ने इशारा किया, जिस ओर बाकी लोगों ने इशारा किया, दिक्कत ये है कि जो मीडिया कोट अनकोट मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जो गोदी मीडिया है, जो घर घर पहुंचता है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है, स्टेशन पहुंचता है, एयरपोर्ट पहुंचता है, हर जगह जो टीवी चैनल दिखते हैं, बुक फेयर जाएंगे, बुक फेयर में पहुंचता है। ये लगातार 24 घंटे तमाम लोगों के बारे में जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है, खालिद सैफी सहित तमाम लोगों के बारे में एक परसेप्शन बना रहा है, एक अवधारणा बना रहा है। वो कोशिश कर रहा है लगातार हमारे दिमागों को, भारतीय नागरिकों के दिमागों को नफरत से भर देने, हिंसा, हिंसा और हिंसा। वो चाहता है कि हिंसा हो और उसके बरस भी हिंसा पैदा हो, यही उसको सूट करता है। इसका हम कैसे काट कर पाएंगे, इस अवधारणा में सच को कैसे जिंदा रख पाएंगे, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अब चाहूंगी कि हमारे बीच मौजूद हैं अजीब साहब, आप आए और राज्यसभा में सांसद रहे, कानून के मरमर के हैं, अलग अलग लंबा दौर देखा है, पॉलिटिक्स का दौर देखा है, समाज जहां से शुरू हुआ और आज जिस लिंचिंग इंडिया में हम मौजूद हैं वो भी देख रहे हैं। आप ही अपनी बात। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी हजरात का शुक्रिया। मैं क्या बोलूं, जहां इंसान को जिंदा जला दिया जाए और कातिल के लिए पंचायत हो, जहां इंसान इंसान को मारे और नेता उसको हाथ पहनाए, ऐसे माहौल में हम क्या कहें। और फिर ऐसे मुल्क को ये कहा जाए कि ये अमृत काल है, तो मेरे ऐसे लोग सिर्फ यही कह सकते हैं कि किस्तों में मरने का मजा आपसे पूछिए। ये सितम इस मुल्क के साथ हुआ है, हम सब खामोश हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बहुत एतबार है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदार होती तो ये जालिम इस मुल्क को इस तरह से बर्बाद नहीं करते। जो साहब इस वक्त बैठे हैं, अगर उनके हाथ में कलम है और कमल नहीं है, और अगर उनके सीने में दिल है, पत्थर नहीं है, तो महसूस करें कि ये मुल्क, जैसा सलमान साहब ने कहा, अब तुम्हारी बारी भी आएगी। दौलत कमाना और पोजीशन हासिल करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। मैंने भी पॉलिटिकल लाइफ अलीगढ़ की स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर, दौलत कमाने के जुनून ने मुझे अलग किया। 2002 में गुजरात गया,
उन बच्चों से मिला जिनकी वीरान आंखें अपने वालिदैन को ढूंढ रही थी। वो आंखें मेरा पीछा भी करती। मैं उन औरतों से मिला जिनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो खामोश सिसकियां मेरी जान आज भी लेती है। मुझसे पूछिए, इस बहन से पूछिए, उन औरों से पूछिए जिनके पास मैंने एक प्रोग्राम बनाया यूपीए उसके कोटा के खिलाफ। अजीत शाही और हमारे कुछ साथी हम लोगों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया। उन लोगों से मिले जिनकी माएं सालों से दरवाजे पे निगाह लगाए दौड़ी हुई कि शायद उनका बच्चा कहीं से आ जाए। उस लानत से छूटे कोटा से कांग्रेस ज्वाइन की सलमान साहब के जरिए और इनकी मदद से कोटा हटवाया। फिर यूएपीए लगाया गया। पार्लियामेंट में पहली बार वेल में गया और ऐलान किया कि अब मुझे किसी पार्टी पे बात नहीं। फिर यूएपीए में जितना जहर वो भर सकते थे वो बीजेपी ने भर दिया। मजलूम बच्चे आज किस हालत में? कहने को तो बहुत कुछ है, सिर्फ यही कहूंगा कि बड़ी है लाश तासुब के दोराहे में, मगर एक जनाजा है जो कौमों से उठाए न बने। मैं इस तंजीम से ये कहना चाहता हूं कि जो आप ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहे हैं, हमने भी सलमान साहब के साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की IMCR के नाम से। पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ खड़े हों और जालिमों के हाथ पकड़ें। मेरी ये गुजारिश है, आज जितने भी लोग हैं कि ह्यूमन राइट्स पे जितने लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो तंजीमें हों या इंफरादी हैसियत से, एक बड़ा इज्तिमा करें।